हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। सो टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास 9 ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर, और हम लोग कह सकते हैं दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, थियोरटिकल पार्ट। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड about second law of motion, third law of motion and conservation of momentum. So be prepared for that, because definitely you will enjoy this video and you will relate all the laws with your daily life. Okay, तो मैंने फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था आप लोगों को, और बेसिकली मैंने मोमेंटम के बारे में बताया था और फोर्स के बारे में बताया था। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट लॉ आपको बताया था कि if a body is in rest then it remains in rest, and if a body in motion then it remains in motion until the external force is applied. Okay, तो वहाँ से फोर्स का टर्म निकल कर आया था, मोमेंटम का टर्म निकल कर आया था। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा हम डिफरेंट जाएंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड लॉ के बारे में, वो फोर्स किस किस चीज़ से रिलेट होगा हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अपने नोटबुक्स और पेन अपने हाथ में रखिए, और मेरे आवाज़ के साथ साथ, मेरी वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स हमेशा प्रिपेयर करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने नोट्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर नोट्स। ओके, क्योंकि अपनी लिखा हुआ हमें ज़्यादातर याद रहता है। ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। तो विल स्टार्ट अवर न्यू वीडियो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब जिस हिसाब से मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम क्या था? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या होता था यहाँ? मास, और वी क्या होता था? वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मैंने डार्क किया हुआ है। एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इनवर्स फॉर द एक्स। ओके, मेरा कहने का मतलब क्या है भाई? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, जैसे सपोज करिए किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, मास m है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mu। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv। भाई आपने फोर्स लगाया, आपने धक्का मारा उसमें, अभी बॉडी चल रही थी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, अब बॉडी चलने लगी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं क्या चेंज हुआ? उसका मूवमेंट चेंज हुआ ना। मूवमेंट का मतलब उसकी स्थिति चेंज हुई ना, उसकी कंडीशन चेंज हुई ना। तो कह सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। भाई रेट का मतलब क्या होता है? रेट हमेशा याद रखना, इस रेट का मतलब होता है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मान लिया एक बॉडी, जैसे मैंने जैसे लिखा है, कंसिडर बॉडी ऑफ मास हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mu। ठीक है, सपोज अ फोर्स एफ एक्स ऑन दिस बॉडी, वही मैंने बोला टाइम t के लिए। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, और तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा बेटा? mv। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। किसी में भी चेंज निकालोगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फोर्स किसके बराबर हो गया? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो m अपने बाहर निकालिए तो v माइनस यू बचा, और v माइनस यू अपॉन टी। कितने बच्चों को याद है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? दिमाग लगाइए। गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है, वो क्या चेंज करता है? वेलोसिटी। तो ये क्या किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के। किसके बराबर होगा बच्चों? एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से हमने इसकी जगह क्या रख दिया? a। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। प्रोपोर्शनल हटता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू निकल कर आती है, तो इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने 1 मान ली। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसा है ये? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है बेटा, याद रखेंगे सब लोग। चलिए अब ध्यान रखेंगे, फोर्स किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर? फोर्स अपॉन मास। मतलब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे। किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे। तो फोर्स जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? भाई जितनी तेज़ी से आप धक्का मारोगे किसी चीज़ में, उतनी तेज़ी से तो जाएगी वो, लेकिन अब जो जितनी भारी होगी और उसका अगर मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैसा होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होगा बच्चों? इन्वर्सली। देखिए मेरा पॉइंटर बता रहा है आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। क्लियर हो गई ये बात? तो अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है किसी भी बॉडी में, तो बॉडी कैसी होनी चाहिए? हल्की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हल्की। तो हमने यहाँ लिखा है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल, तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हाफ। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन।
अब ये न्यूटन बना कैसे, मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। एक न्यूटन क्या होता है, अगर मास मान लें 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन मान लें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम किसको डिनोट करते हैं, 1 न्यूटन को। तो डेफिनेशन क्या बनती है, अ न्यूटन इज दैट फोर्स विच एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी बॉडी में 1 न्यूटन वजन है, 1 किलोग्राम वजन की एक बॉडी है और उसमें अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, जब से उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो न्यूटन के लॉ ने क्या दिया, ये रिलेशनशिप दिया इसने फोर्स और किसके बीच, एक्सेलरेशन के बीच, किसके बीच, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ माइनस साइन आता है तो घबराएंगे नहीं, माइनस का समझ जाएंगे आप सभी लोग कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। कैसे में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इफ अ माइनस साइन कम्स विद द फोर्स इट विल इंडिकेट दैट द फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात। चलिए अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एप्लीकेशन में देखिए जरा, क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। बच्चों एक चीज़ समझो, जितना ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, फोर्स उतना क्या लगेगा, कम लगेगा। बिकॉज आप सबने क्या पढ़ा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो टाइम जितना ज़्यादा मिलेगा, बात समझना मेरी, तो टाइम जितना ज़्यादा मिलेगा, जितना फास्ट बॉल आ रही है, ठीक है, फास्ट बॉल जब आएगी तो उसमें लार्ज मोमेंटम होगा, बात समझ में आई। और जब अगर बॉल हाथ में हम कैच करेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा उस टाइम पे। तो जैसे हम पीछे की तरफ हाथ खींच लेते हैं तो टाइम क्या मिल गया, ज़्यादा मिल गया। और टाइम के अगर हम आगे की तरफ हाथ कर लेंगे तो मोमेंटम क्या होगा, बहुत तेज़ होगा और हमें चोट लग सकती है। बात समझ में आ गई। तो हम पीछे की तरफ जब हाथ खींच लेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम लग जाएगा, और टाइम उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम होगा। मोमेंटम कम होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और फोर्स कम होगा तो हमारे चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ड्यूरिंग एथलीट मीट, हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडिंग ईदर अ क्यूजन और अ हीप ऑफ सैंड ऑन ग्राउंड टू फेल अपॉन। मतलब जब आप एथलीट होते हैं और एथलीट जब कूदता है ना उसके ऊपर, तो क्या होता है बेटा, होता क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे हाई जंपर है, अगर सॉफ्ट लैंडिंग साइड पे या रेत बना होता है उस पर कूदते हैं ना, तो कूदते हैं तो जो रेत धंसने में, रेत अगर वो कूदेंगे तो रेत धंसने में, ज़मीन से टच होने में, मतलब अंदर तक धंसने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा उसे। और जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। और कम फोर्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एथलीट को क्या करेगा, कम हर्ट करेगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइम का खेल है सब, और मोमेंटम का खेल है और फोर्स का, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ यहीं पे मैं रोक के आपको। सीट बेल्ट का एग्जांपल ले लो। सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि जो लार्ज मोमेंटम होता है बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है, आप आगे की तरफ खींचते हैं, होता है या नहीं होता है। जैसे ही सीट बेल्ट खींचती है तो आप आगे की तरफ खींचते हैं तो जो सामने शीशा होता है उस तक टकराने में आपको फोर्स कम मिलता है, तो आप उससे नहीं टकराते हैं, और जब उससे नहीं टकराते हो आपको इंजर्ड नहीं होते हैं। बात समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 किलोग्राम। कैसी बॉल है, 6 किलोग्राम की। तो एफ इस निकालना है हमें, एफ एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, कोई दिक्कत। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल, इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। भैया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब है u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले क्या निकालोगे, a, क्योंकि आपको t दिया हुआ है, a निकाल लो, निकाल लिया, v बराबर u प्लस ए टी से, और f इक्वल टू एम ए से f निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिख रहा है, मैंने कि जैसे पहले भी पढ़ाया है। द स्पीड टाइम ऑफ ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन अलॉन्गसाइड द कार वेजेज 1000 किलोग्राम। कार का वेट कितना है, 1000। अब ये एरिया देखिए, यहाँ पे एरिया दिख रहा है ये पूरा, इतने का मैं कार चली है, ये समझ लीजिए। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड बच्चों आ जाओ, ये रही फर्स्ट 2 सेकेंड। तो ग्राफ हम कंसिडर करेंगे ये वाला, बात समझ में आ गई, ये वाला मैं बार बार पॉइंटर को कर रहा हूँ, ये वाला। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या है, ये वाली है, ये स्पीड है और ये टाइम है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। सॉरी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो अब देखो
हम उससे ना निकाल के हम किससे निकाल देंगे, हम इससे निकाल देंगे ये ग्राफिकल। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो ये रहा, तो बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 15, तो हमने यहाँ से निकाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आता है ब्रेकिंग फोर्स, सॉरी व्हाट इज़ अ ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। ये रहा 5 सेकेंड, यहाँ तक देखो जरा ये वाला ग्राफ समझ में आ रही है। 5 सेकेंड टू ब्रिंग द कार टू अ स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। तो फोर्स बराबर हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लास्ट सेकेंड, तो ये स्लोप जो दिख रहा है लास्ट सेकेंड में, ये वाला बात समझ आ गई। तो ये स्लोप जो दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 15, ये रहा 15, और बेस क्या है 1, तो 15 अपॉन बेस से यहाँ से हमें क्या निकला है एक्सेलरेशन, ये आ गया। एक्सेलरेशन कैसा आएगा, क्योंकि पीछे से निकाल रहे हैं हम तो माइनस का आएगा, कैसा आएगा माइनस का। एम आपको दिया हुआ है, फोर्स हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और न्यूमेरिकल लिया मैंने, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, एक्सीलरेटर ऑफ 10 ग्राम मास, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके चेक कर लेंगे किस में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो मैंने देखा पहले वाले में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। इसको इसलिए लेंदी नहीं खींच रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप करेंगे क्वेश्चंस उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी दिक्कत है मेरे से बिल्कुल मैसेज में पूछिए, मेरे से बिल्कुल व्हाट्सएप पे पूछिए, मेरे से बिल्कुल यूट्यूब पे पूछिए, बिकॉज बेटा आप जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को बेटर फील होगा, मेरी मेहनत साकार होगी, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक एग्जांपल दो, अगर कोई बंदा आपके गाल पे चांटा मारता है तो आप क्या करोगे, सर घुमा के दूंगा खींच के, है कि नहीं, ये तो करोगे। चलो वो बिल्कुल भाई ह्यूमन नेचर है कि अगर मुझे कोई मारेगा मैं उसको हिट ज़रूर करूँगा, ठीक है। अगर मेरे बराबर का है तो भाई बड़े को नहीं मारना, ये पता चले चिटका दिए फिर बाद में तुम्हें चिटकाएगा वो, ठीक है। तो वेन अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल, तो वॉल भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है अपोजिट, क्योंकि भाई तुमने धक्का मारते ही वॉल सरक गई क्या, नहीं सरकी ना, इसका मतलब वॉल भी एक फोर्स क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है। बात समझ में आ गया। तो मतलब हर बॉडी दुनिया में क्या करती है, कोई ज़्यादा करती है कोई कम करती है। अगर तुम्हारा ज़्यादा होगा तो वो बॉडी खिसक जाएगी, अगर उसका ज़्यादा होगा तुम पीछे की तरफ धकेले हो जाएगी, है कि नहीं। तो हर बॉडी फोर्स लगाती है। तो जब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या कहता है थर्ड लॉ, whenever one body exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force। कैसा फोर्स बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, याद रखना, बराबर और उसके विपरीत। मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया, तुमने दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार ने उतना ही फोर्स तुम्हारे ऊपर लगाया, बात समझ में आ गया। तो जो फोर्स तुमने लगाया वो होगा एक्शन, और जो दीवार ने लगाया वो क्या होगा रिएक्शन। तो मतलब जो फर्स्ट बॉडी फोर्स लगा रही है दैट इज एक्शन, और जो सेकंड बॉडी लगा रही है दैट इज रिएक्शन। बात समझ में आ गई। तो अदर वर्ड्स में अगर बात करूँ न्यूटन थर्ड लॉ की, तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आ गई, ओके इज क्लियर। तो कोई भी बॉडी अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा आपके ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पर बॉडी देखिए, आप एक बॉडी है, तो यहाँ पर एक बॉडी है, बॉक्स है एक तरीके से, नीचे कौन सा फोर्स लगता है हमेशा, वेट या ग्रेविटी की वजह से वेट लगता है, ऊपर हमेशा एक रिएक्शन लगता है, ये मैंने हमेशा बताया है, ठीक है। नीचे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसको आगे खिसकने से रोकेगा, और एक हमारा पुशिंग फोर्स। बात समझ में आ गई। एवरी एक्शन, इसका एक्शन इसका रिएक्शन, इसका नीचे वाला एक्शन ऊपर वाला रिएक्शन। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लीजिए। हाउ डू वी वॉक, जब हम वॉक करते हैं ग्राउंड के ऊपर तो हम तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, पुश करते जाते हैं बैकवर्ड, बट अर्थ क्या करती है, अर्थ भी तो अपोजिट फोर्स लगाती है, अर्थ लगाती है ना, ऐसा नो। तो फॉरवर्ड रिएक्शन लगता है वो किसके थ्रू लगता है, अर्थ के थ्रू। बात समझ में आई, ये भी एक एग्जांपल है। गन, कभी आप गन चलाना, ठीक है, गन चलाओगे तो आप तो आगे की तरफ मारोगे, वो तो आगे की तरफ जाएगा, जो आपका कॉर्क है या बुलेट है वो तो आगे की तरफ जाएगी, लेकिन आप पीछे की तरफ धक्के मिलाओगे। क्यों, क्योंकि गन के जो गन ने फोर्स लगाया उसके अपोजिट, जैसे ही आपने बुलेट फायर किया तो जो फोर्स बुलेट ने लगाया आपकी गन के ऊपर, बात समझ में आया, तो वो आपको पीछे की तरफ धकेलेगा, मतलब एक झरक आ जाएगा आपके हाथ में। बात समझ में, शोल्डर में। इसीलिए जब भी गन चलाते हैं शोल्डर को बहुत मजबूत रखते हैं, नहीं तो वो कंधे को तोड़ देती है। आया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्लाइंग ऑफ जेट एयरप्लेन एंड रॉकेट्स। गुब्बारा देखा है, जेट एयरप्लेन के क्या किसका यूज़ करते हैं हम, एक्शन रिएक्शन का ही करते हैं। तो जितने भी मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट है बेटा, ये देखिए मैंने एग्जांपल दिया, ये रॉकेट है और ये जेट एयरक्राफ्ट। तो देखिए क्या होगा, जैसे हॉट गैस पीछे की तरफ रिपेल होंगी, पीछे की तरफ, ठीक है, तो वो एक फोर्स लगाएंगी जो इसको आगे की तरफ बढ़ने के लिए काम में आएगा। बात समझ में आया, जो इसको ग्रेट स्पीड प्रोवाइड करेगा।
जो नोजल है उसके थ्रू वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे जिससे कि आगे की तरफ बढ़ेगा। बात समझ में आ गया। अब जैसे बलून को ले लो, बलून को क्या करते हो, फुलाते हो और जैसे आप हवा छोड़ते हो तो वो किधर की तरफ भागता है, ऊपर की तरफ भागता है, यस और नो, आगे की तरफ भागता है। यही सेम कंसेप्ट इसमें अप्लाई होता है। बात समझ में आ गया। सेम कंसेप्ट रॉकेट में अप्लाई होता है। आई बात समझ में। तो जैसे ये फोर्स पीछे की तरफ लगती है गैसेज, ये आगे की तरफ भागता है। क्लियर हुई बात। किसकी वजह से, बिकॉज इट इज़ एक्शन एंड इट इज़ रिएक्शन। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई बात, बिल्कुल। बोट का ले लो केस। जब भी आप बोट में चलते हो तो आगे की तरफ जब बोट चलती है तो पीछे की तरफ वो क्या धकेलती है, वाटर को। भाई बोट तो आगे की तरफ फोर्स लगा रही है और वाटर पीछे की तरफ लगा रहा है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही द केस ऑफ हॉर्स पाइप, देखा नहीं आपने, हॉर्स पाइप नहीं देखा। हॉर्स पाइप में क्या होता है, उसमें स्टीम, अरे जिससे स्टीम निकलती है पावरफुल स्टीम, तो आगे की तरफ फोर्स लगाती है और वो पीछे की तरफ। बात समझ में, हॉर्स पाइप पीछे की तरफ लगाता है जो कि स्टीम को आगे की तरफ फेंकता है। स्टीम जानते हो ना, भाप वहाँ लगी होती है। फायरमैन नहीं देखा, वो आगे की तरफ फोर्स लगाता है, ये पीछे की तरफ फेंकता है। ऐसे ही बैलगाड़ी, घोड़ा आगे की तरफ लगा रहा है और पीछे की जो गाड़ी है पीछे की तरफ लगा रही है, होता है ना, यस और नो। बात समझ में आ गई। तो हमेशा ये फोर्सेस किस में लगते हैं, पेयर्स में लगते हैं। किस में लगते हैं बच्चों, पेयर्स में। याद रखना, अगर मैं कोई जल्दी बोल रहा हूँ तो इसका रीज़न ये है कि वीडियो लंबी ना हो, जिससे कि आप पूरी वीडियो देख पाएँ इजीली, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज दैट सर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कितने लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, विल ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे ही मोमेंटम होता है बच्चों, ठीक है। आपने ट्रक को टक्कर मारी, क्या ट्रक का कुछ बिगड़ेगा आपकी कार से, नहीं, आपकी कार को नुकसान होगा, क्योंकि आपका मोमेंटम किस में ट्रांसफ़र हो गया, ट्रक में। बात समझे। और ट्रक ने अगर आपकी गाड़ी को टक्कर मारी, ठीक है, तो क्या होगा, गाड़ी के चिथड़े उड़ जाते, होता है, क्यों, क्योंकि ट्रक का मोमेंटम किस में ट्रांसफ़र हुआ, आपकी गाड़ी में। बात समझ में आया। वो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या पढ़ा था कि जो मूविंग बॉडी होती हैं उनमें मोमेंटम होता है। बात समझ में आ गई, जो कि किसके बराबर होता है, मास और वेलोसिटी के। तो जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, बात समझना, जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब उसमें से कोई मोमेंटम खर्च नहीं होता। बात समझ में आई। लेकिन इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, दोनों बॉडी आपस में फोर्स लगा रही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, एक और वर्ड, मोमेंटम इज क्रिएटेड, मोमेंटम इज नाइदर है बेटा, यहाँ है ना, मोमेंटम इज नाइदर, मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ क्या आएगा, नाइदर, नाइदर, ठीक है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और यहाँ पर आएगा नॉर, और नहीं आएगा, नाइदर, मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओके, यहाँ पर आ जाएगा नॉर, NOR, आगे बस समझ में, मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आएगी, यही लिख सकते हो, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। सर ये बहुत बढ़िया बात है आपकी, एग्जाम्पल समझाइए। पहली बॉडी ट्रक है, दिख रहा है, M1 मास, U1 वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी M1 U1 बिफोर कोलिजन। सेम इसका M2 U2 बिफोर कोलिजन, दोनों का टोटल कितना हो गया, M1 U1 प्लस M2 U2। कोई दिक्कत तो नहीं है, टकरा गए भैया। चलिए टकराने के बाद वेलोसिटी तो बन गई V1, दूसरे की बन गई V2, मास M1 V1 M2 V2, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, M1 U1 प्लस M2 V2, M1 V1 प्लस M2 V2। मान लीजिए दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो कोलिजन बिफोर मैंने आपको बताई थी M1 U1 प्लस M2 U2, और जब टकराने के बाद मोमेंटम आफ्टर कोलिजन M1 V1 प्लस M2 V2। मान लीजिए पहली वाली बॉडी दूसरी बॉडी पे F1 फोर्स से एक्ट कर रही है। कितने फोर्स से एक्ट कर रही है, F1। कितने फोर्स से एक्ट कर रही है बेटा, F1 फोर्स से। उसकी वैल्यू क्या होगी, अभी निकालेंगे। F1 फोर्स से एक्ट करेगी। चलिए आइए, तो व्हेन द फोर्स F1 एक्ट्स ऑन द ट्रक, सॉरी,
When the force F1 of the truck acts on the car for a time t, then the velocity of the car changes from u2 to v2. तो पहले हमने फोर्स निकालना है ट्रक का, तो एक्सेलरेशन कितना होगा v2 माइनस यू टू अपॉन टी. तो फोर्स किसके बराबर हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास किसका आएगा बेटे, मास आएगा ट्रक का. किसका आएगा बेटे, ट्रक का कि कार का. फोर्स किस पे लग रहा है, कार पे लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है. चलिए तो m2 इंटू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी. सेम फोर्स ऑन फोर्स बाई द कार ऑन द ट्रक. तो F2 उसको मान लिया हमने. ठीक है, बात समझ में आ गई. तो A1 सिमिलरली करके A1 इज इक्वल टू V1 माइनस U1 अपॉन टी. बात समझ में आ गई. फोर्स किसके बराबर, M1 इंटू V1 माइनस U1 अपॉन टी. थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट. बात समझ में आई. तो द एक्शन और रिएक्शन ऐसे भी याद रख सकते हो. तो इक्वल एंड अपोजिट दिख गया होगा. पुट किया मैंने M2 V2 माइनस M2 U2 मल्टीप्लाई किया, टी से टी कैंसिल आउट, M1 U1 प्लस M2 M1 V1 प्लस M1 U1. सॉल्व किया बेटा, उसको सॉल्व किया स्टेप वाइज. तो ये किसके बराबर आ गया, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. वेरी 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 इजी. कोई दिक्कत. तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. कोई दिक्कत. यही होता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम. बात समझ में आ गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. वेरी वेरी इजी. वीडियो लंबी ना हो, मैं इसलिए थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं. आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं मुझसे. सॉरी. तो अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 किलोग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द रिकॉयल वेलोसिटी. भैया आपको निकालनी है रिकॉयल, मतलब सेकेंड वेलोसिटी. फर्स्ट वाली वेलोसिटी आपको दी हुई है. ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट हमने मान लिया 10 ग्राम, किलोग्राम में चेंज कर लिया. वेलोसिटी ऑफ बुलेट मान ली, तो इनका मोमेंटम निकल आएगा. और मास ऑफ गन और रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन. तो पहले तो मोमेंटम ऑफ बुलेट निकाल लिया, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं आप, मोमेंटम ऑफ बुलेट और मोमेंटम ऑफ गन. और यहाँ आपने मोमेंटम ऑफ गन निकाल लिया, दोनों को इक्वल रखा, v की वैल्यू निकल आई. कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं है. और इससे रिलेटेड हम और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे बेटा अभी. ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं. बात समझिए, जब हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, या मैं कहूँगा आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं. और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, बात समझ में आई, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी मैं एक अलग वीडियोस बना दूंगा, जिसमें आप अलग से न्यूमेरिकल्स की बात कर सकते हैं. ओके, आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो. ओके, और जो भी आपके डाउट्स हो वो आपसे मुझसे सभी लोग मुझसे पूछ सकते हैं. कोई भी बेटा डाउट नहीं रखेंगे आप लोग, और बहुत इजी पैटर्न में चलेंगे. फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगी, आपको फिंगर्स पे हो जाएगी, टिप्स में हो जाएगी अगर आप मेरे साथ चलेंगे. और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अनदर अपडेट्स. और मैं यही कहूँगा कि आगे भी फॉरवर्ड करते चलिए. जो आपके दोस्त हैं दूसरे स्कूल्स के, जो आपके दोस्त हैं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और मैं जल्दी ही और भी वीडियोस अपडेट करूँगा. अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल, तो आप इजीली उन वीडियोस को ले सकते हैं, इजीली गेट कर सकते हैं. कोई भी चार्जेस नहीं है. अगर कोई बच्चा पर्सनली नोट्स चाहता है, हैंड रिटन नोट्स, टाइप्ड नोट्स, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है. और जो भी बच्चे व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ओके, तो वो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं. मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ. सभी लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं. किसी भी फ्री नोट्स के लिए, डाउट्स के लिए वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं. मेरा नंबर है 8979299983. इज़ इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, इस पर पर्सनली कोई भी डाउट हो तो. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.